गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स 2024 की, जिसमें गाइस हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। सो गाइस, आपका जितने भी 2024 का मार्च का आपका पार्ट था, चाहे वो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सारा गाइस कवर कर दिया गया है। सोसाइटी भी कवर कर दी गई है। आज साइंस एंड टेक शुरू कर रहे हैं हम। So guys, stay tuned to our channel. We will provide you the immense original genuine product. So take it. ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंडिया एआई मिशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा पहला ही टॉपिक है साइंस एंड टेक का। देखो, ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले हमें ये जानने की बेहद ज़रूरत है। यूनियन कैबिनेट ने 10,300 करोड़ रुपए अप्रूव करे हैं इंडिया एआई मिशन के लिए, ताकि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है वो अच्छा हो जाए। राइट, तो इंडिया का जो एआई मिशन है उसको थोड़ा समझ लो, उसका एम क्या है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और कर क्या रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, कितनी फंडिंग, ये सब बात करते हैं। तो देखो, इसका एम पता है क्या है? इसका एम है कि एआई इनोवेशन का इकोसिस्टम बनाना है ट्रिपल पी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनेगा। उसके बाद इसमें हम ना 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी लेकर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ना एडवांस, वहाँ पर इसको भी डिप्लॉय करेंगे, लगाएंगे। अच्छा, हमारा ना पूरा मामला ये है कि हमें ना एक रिस्पॉन्सिबल और इंडिया के एआई इकोसिस्टम को इंक्लूसिव करना है, ताकि डेमोक्रेटाइजेशन हो पाए, डेटा की क्वालिटी अच्छी हो पाए और इंडिजीनियस जो एआई की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो पाए। इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। इसमें मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ही काम करेगी, वही पूरा अम्ब्रेला प्रोग्राम संभालेगी। अच्छा, फंडिंग की अगर बात करते हो तो ये ना 5 साल के लिए पैसा मिलेगा, कहाँ से? ट्रिपल पी मॉडल के अराउंड। इम्प्लीमेंटिंग जो इसमें एजेंसी है, इंडिया एआई करके एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंडर आती है, वो ये काम करेंगे। अच्छा, इनके ना कुछ पिलर्स हैं इंडिया एआई के और रिलेटेड स्कीम्स के, उसको समझ लेते हैं। देखो, एआई जो गवर्नेंस में यूज किया जाता है वो आपका भाषिनी है। भाषिनी मतलब भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। एआई बेस्ड है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है ये इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, एआई गवर्नेंस इससे अच्छा हो जाएगा। एआई कंप्यूटर जो सिस्टम हम बना रहे हैं, उसमें इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया सीटेक पूना में, एरावत करके। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे वर्ड। डेटा फॉर एआई की बात है कि डेटा हमारा और अच्छा स्टैंडर्डाइज हो जाए, उसके लिए डेटा मैनेजमेंट ऑफिस है। इंडिया का डेटा सेट्स प्रोग्राम भी चला रहे हैं हम, स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स के लिए जितने भी हैं। फिर एआई जो है ना, वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्किलिंग में भी जो फ्यूचर स्किल्स प्राइम है, उसमें भी हम ना सर्टिफिकेशन नेस्कॉम और मीति दे रहा है, एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे रहा है। फिर एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस है, वो रेज का करके है, जिसमें एआई को हम सोशल एम्पावरमेंट के लिए बना रहे हैं। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं इंक्लूसिव बनाने की। आप समझ रहे हो, एआई की ज़रूरत हर जगह पर है, ताकि चीज़ें बेटर हो पाएँ, एडवांस हो पाएँ टेक्निकली। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव और डेमोक्रेटाइज हो, सभी लोगों एक्स का एक्सेस कर पाएँ, इस तरह से बना रहे हैं। अब देखो, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब तो समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कैपेबल होता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाला। यानी कि हिस्टोरिकली इंसान ही कर पाता था रीजनिंग करना, कोई डिसीजन लेना, कोई सॉल्व करना प्रॉब्लम। अब इस चीज़ों की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए, इस पे क्या करा गया, ये सारे के सारे काम, कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करने का सारे के सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। इसमें इसका साथ देने के लिए एक मशीन लर्निंग होती है, वो क्या करती है, एल्गोरिदम्स को ट्रेंड करती है डेटा सेट्स के, ताकि मशीन वो सारे टास्क कर पाए जो इंसान कभी करता था, जो पहले इंसान के थ्रू ही पॉसिबल थी। दैट इज मशीन लर्निंग। जनरेटिव एआई क्या है? ये एमएल से ही इवॉल्व होके बना है। इसमें एल्गोरिथम जो डाली जाती है, उसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सारा कुछ डाला जाता है। भारत जैसे जीपीटी, हनुमान करके चैट जीपीटी है ना, इस तरह से डाला गया है, ताकि डीप फेक्स वगैरह जनरेट करने में ये सब चीज़ें होती हैं। डीप फेक्स भी जनरेट होते हैं, जैसे आप किसी की वॉइस क्लोन करके डाल दो, समझ रहे हो, चोरी कर लिया आपने किसी की आवाज़, तो सब कुछ जनरेटिव एआई से पॉसिबल हो जाता है आजकल। राइट, उसके बाद ये कह रहा है कि देखो, जनरेटिव पर ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जिसे जीपीटी वर्सेस एलएलएम कहते हैं,
जीपीटी भी एक एलएलएम का टाइप ही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। समझ रहे हो, इसको ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करने में मदद करता है ये। न्यू टेक्स्ट को जनरेट करना प्री ट्रेन्ड है, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड इन लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट डेटा, इस तरह का। डीप लर्निंग की बात करोगे तो ये कंप्यूटर्स को ट्रेन करता है ताकि वो प्रोसेस कर पाए इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट ह्यूमन न्यूरल प्रोसेस डज। डीप लर्निंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे इंसान अपना दिमाग चला के अपने पूरे न्यूरल सिस्टम का पूरा उसका यूज करके काम करता था, अब डीप लर्निंग वो काम करेगी, कंप्यूटर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि कंप्यूटर्स को अलाउ किया जा रहा है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए, एग्जाम्पल के तौर पर भाषिनी। समझ रहे हो, उसके साथ साथ कई नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आई हैं जो कि एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडिया में। जैसे कि सेफ्टी इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है ना, बेंगलोर का मेट्रो इज यूजिंग एआई पावर्ड कैमरा यूज कर रहे हैं ताकि ट्रैक कंडीशंस और एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। पर्सनलाइज असिस्टेंट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे जो ओला का कृत्रिम पर्सनल जनरेटिव एआई असिस्टेंट है, वो 22 लैंग्वेज में और 10 लैंग्वेज में टेक्स्ट भी जनरेट करता है, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल टास्क को सिंप्लीफाई कर रहा है। फिर गवर्नेंस बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमने डिजिटल संसद ऐप बनाई है ताकि नई पार्लियामेंट में जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हाउस प्रोसीडिंग्स हैं, वो ट्रांसक्राइब की जा सकें। किसान ए मित्रा भी हमने देखो कितना अच्छा करा हुआ है, हमने किसान ए मित्रा भी लगाया है, एआई चैट जीपीटी है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत है ताकि फार्मर की क्वेरीज का जो वो पूछे वो प्रॉम्प्ट, क्लियर और एक्यूरेट जवाब दे सके, इसलिए किसान ई मित्र बनाया है। जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी, यही का चैट बॉट है, समझ लो। समझ रहे हो, लेकिन अब देखो इंडिया में जब बात आती है ना कि एआई को पूरी तरह से क्या अडॉप्ट कर लिया जाए, तो उसके बड़े सारे चैलेंजेस भी हैं। कह रहा देखो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, कि अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है। इंडिया में जो बेस है एआई प्रोफेशनल्स का वो है 416K, यानी 4,16,000 है। डिमांड हमारी पास है 6,29,000 की। तो जो ये 1 मिलियन कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, ये जो डिमांड की बड़ी दिक्कत है ना, लाइक डिमांड तो है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, लोग कम है क्योंकि हमारे पास। फिर देखो अगर ये आ जाता है एआई तो ये दूसरी जॉब्स को अफेक्ट कर देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो ये एस्टिमेट करके बताया ही है कि एआई आपके 85 मिलियन जॉब्स को बाय 2025 रिप्लेस करने वाला है। फिर कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, फिजिकल एंड डिजिटल। कह रहा है देखो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ है हमारे देश में इतनी अच्छी। अब देखो एक शब्द इसमें आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, या हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्वालिटी एंड ओपन सोर्स डेटा नहीं है। तो ये होता क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या समझते हो, कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज की, जैसे कि डेटा स्टोरेज के लिए हमें जरूरत पड़ती है ना, या कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, बिना हमें एक्टिव मैनेजमेंट के यूज़र मतलब बाय यूज़र हम इस चीज़ को करा लेते हैं। तो कंप्यूटिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज का शेयर होता है। समझ रहे हो आप बात को, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर सारा कुछ। सिंपल टर्म में अगर बात करोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से डिलीवरी है कंप्यूटिंग सर्विसेज की, सर्वर की, स्टोरेज की, डेटाबेसेस की, नेटवर्क की, सॉफ्टवेयर की, इंटेलिजेंस की, ओवर द इंटरनेट। क्लाउड ही किसको बोल रहे हैं, इंटरनेट को बोल रहे हैं, ताकि फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज हो जाएं, फास्टर इनोवेशन हो। इसलिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग पता है क्यों करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी टेक्निकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज का एक्सेस हो पाए, जब नीड हो तो हम कर पाएँ। कह रहा है आपको अमेज़न वेब सर्विसेज़ जो हैं वो इसी पे काम कर रही हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो आप जीमेल देखते हो, ड्रॉपबॉक्स देखते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम्पल है, फेसबुक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम्पल है। समझ रहे हो आप बात को मेरी? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह का ऑन डिमांड एक्सेस है कंप्यूटिंग सर्विसेज़ का। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग आपका। समझ रहे हो, तो एक पब्लिक क्लाउड है, टाइप ऑफ क्लाउड है जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग वाला माहौल इतना नहीं है हमारे। फिर चौथी दिक्कत है कि एथिकल एंड इंटीग्रिटी के कंसर्न्स हैं, एथिकल वाइज ठीक नहीं है। कह रहा जो एआई के डिसीजंस हैं वो माने जा सकते हैं कि वो इनएक्यूरेट, बायस और डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं। अनइक्वल एक्सेस हो सकता है एआई का, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत डिजिटल डिवाइड है, कितने लोगों के पास तो एक्सेस नहीं है हमारे, है ना, एंड्रॉइड फोन्स या आईफोन्स का।
तो फिर उनको कैसे करोगे आप? फिर रेगुलेटरी चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज है कि यूनिवर्सल डेफिनेशन थोड़ा ना है। इवॉल्विंग जो नेचर है एआई का वो बहुत चैलेंजिंग है, उसके रेगुलेटर्स और उसकी डेफिनेशंस का पता ही नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी की बड़ी समस्या है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एआई सिस्टम कैन लीड टू यूजर्स बीइंग अनअवेयर कि वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम से, ट्रस्ट खत्म हो सकता है। फिर लाइबिलिटी का क्राइसिस है, ब्लैक बॉक्स नेचर सेल्फ लर्निंग एबिलिटी जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएगी डिसीजंस को। फिर इनएबिलिटी ऑफ सीइंग हाउ डीप लर्निंग सिस्टम मेक देयर डिसीजन, उसको ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। कि डीप लर्निंग का मतलब ये है ना कि जो इंसान पहले काम करता था अपने दिमाग से, पूरा उसको दिमाग लगा के पूरा एनालिटिक्स करके एनालिसिस करके कोई जवाब देता था, वो नहीं हो पा रहा। फिर ग्रोइंग इंस्टेंसेस हैं मिसयूज होने के, मैलिशियस इंटेंट हो सकता है, डीप फेक टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि दूसरे इनिशिएटिव्स पता है क्या इंडिया के अंदर जो आ रहे हैं? इंडिया का एआई पोर्टल, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि, फिर इंडिया का देखो जो इंडिया का एआई पोर्टल है ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का। तो ये सब हम कर रहे हैं कह रहे, लेकिन वे फॉरवर्ड में कुछ और बातें कर लो। देखो एआई का है ना, एक तो कैरिकुलम बनाओ, टीचिंग बूस्ट करो, लर्निंग बूस्ट करो और एआई के वेंचर्स इनकरेज करो आप, ताकि पता तो चले। देखो एआई ऐसा टॉपिक नहीं कि आपने आज सिखा दिया तो आज उसी की नॉलेज सफिशिएंट है। बेसिक्स आप भले ही सिखा दोगे लेकिन इसके इवॉल्विंग चैलेंजेस के साथ हमेशा ट्रेनिंग देती रहनी है आपको। अब इसीलिए कह रहा है कि फर्म्स जो हैं जो एम्प्लॉयज हायर भी करती हैं, जो एआई प्रोफेशनल्स भी हैं, उनको अपस्किलिंग की, जैसे मैंने आपको कहा, बड़ी जरूरत है। अपस्किलिंग का मतलब ही होता है कि वो अपने नॉलेज को एडवांस करते रहें, क्योंकि एआई में बहुत बहुत जल्दी चीजें इवॉल्व होती हैं। तो कह रहा है कि एज पर लिंक्डइन रिपोर्ट नियरली 94% कंपनीज आर अपस्किलिंग एम्प्लॉय ड्यू टू एडवांसिंग एआई। इंसेंटिवाइज करो इंडियन स्टार्टअप्स को जो होम ग्रोन एआई एप्लीकेशंस को डेवलप कर रही हैं। सुटेबल पॉलिसी मेकर्स बनाओ, एआई गवर्नेंस लॉज बनाने बेहद जरूरी हैं। फ्रेम करो अप्रोप्रिएट एआई लॉज, और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है ना, उन्हीं के बेसिस पर आप करो, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स की भी हेल्प ले लो आप। ऐसे काम करोगे तो फिर आप काफ़ी बच जाओगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एआई के क्या हैं? न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि यूएन जनरल असेंबली जो है, उसने अडॉप्ट करा है लैंडमार्क रेज़ोल्यूशन ऑन द प्रमोशन ऑफ सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए। अब रेज़ोल्यूशन में आया क्या-क्या? कहा देखो जी, सेम राइट है, चाहे आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, टेक्नोलॉजी गवर्न करती है रादर देन लेट इट गवर्न्स अस। वो हमें गवर्न करे, उससे अच्छा है कि हम उसे गवर्न करें। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल डिवाइड का जो ब्रिज है, उसको, गैप्स को विद इन कंट्रीज खत्म करने की जरूरत है। रेगुलेटरी अप्रोचेस को बुलाओ, इनकरेज करो मेंबर स्टेट्स को कि वो एक सही, सिक्योर, ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम बनाए। ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए पूरी लाइफ साइकिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय पे। प्राइवेट सेक्टर्स को बोलो आए वो भी, और जैसे जैसे यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस दे रहा है उस पे चलें, एआई गवर्नेंस पे काम करें। अदर इंटरनेशनल कुछ फ्रेमवर्क्स हैं तो उस पे भी है। यूरोपियन यूनियन ने 4 लेवल ऑफ रिस्क इसके डिसाइड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट में डाले हैं। अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंसी रिस्क, मिनिमल रिस्क, ये सारे आपको भी बनाने चाहिए। पूरा डेटा सेट तैयार करो, कोई रेशियल जेंडर बायसनेस ना रह जाए। चाइना का मॉडल उठा लो, कह रहा है एआई टूल वगैरह इन्होंने करके फ्यूचर हार्म जो कर सकता है उसके लिए पहले ही मॉडरेशन, पब्लिक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ कर लिया है। यूके की अप्रोच देखो, क्रॉस सेक्टर एंड आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार करा है। कोर प्रिंसिपल सेफ्टी, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस, ट्रांसपेरेंसी रखा है। तो फ्रेमवर्क में कहीं भी कॉडिफाई नहीं करा हुआ, बल्कि एंटिसिपेट करके वो चीजें कर क्रिएट कर रहा है। तो कह रहा है ये सबसे आपको भी सीखना चाहिए। अदर स्टेप अगर ग्लोबली देखोगे आप, तो ब्लैशले डिक्लेरेशन था एआई का, 29 कंट्रीज ने साइन किया था, इंडिया भी उसका पार्ट था, ध्यान रखना। यूएस, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस, इंडिया, ऑब्जेक्टिव यही है कि एआई के रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एड्रेस किया जाए। फ्रंटियर एआई करके बनाया गया सिस्टम, जो भी पब्लिक सेफ्टी पे सिवियर रिस्क पोज कर रहा है उसको पहले से ध्यान में रखा जाए। हिरोशिमा एआई प्रोसेस है, G7 कंट्रीज ने मिलकर इसे क्रिएट करा, राइट? तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एआई। समझ रहे हो आप? क्योंकि जितना ज़्यादा इवॉल्व हो रही है चीज़ें तो हमें आसपास की कंट्रीज से सीखते रहना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज घोस्ट पार्टिकल्स। नाम से तो समझ आ रहा होगा घोस्ट पार्टिकल कैसा है, क्यों कहा जा रहा है, किसको घोस्ट कहा जा रहा है। तो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो साइंटिस्ट थे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिका के, उन्होंने 7 तरीके के टॉन न्यूट्रोनोस को देखा है, डिटेक्ट किया है। कह रहा है कि जो ये 7 के 7 टो न्यूट्रोनोज हैं या घोस्ट पार्टिकल हैं,
ये अर्थ के थ्रू पास कर रहे थे ये। अभी कह रहे होते क्या हैं ये? कह रहे ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता इनमें। ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, ये कॉस्मिक सोर्सेस से रिलीज होते हैं और मिल्की वेव से निकलते हुए आए हैं, इसलिए इसको नाम एस्ट्रोफिजिकल एंड न्यूट्रिनोज बोलते हैं। घोस्ट इसलिए क्योंकि नियरली 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स पास करता है थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकंड विदाउट अस नोटिसिंग, इसीलिए घोस्ट पार्टिकल इन्हें बोला गया है। तो कह रहा है कि देखो स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स का मैं आपको समझाता हूँ, जिसे लिप्टन कहते हैं। उसी से आपको समझ में आएगा कि थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स क्या है, फील्ड क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस से सारा समझाता हूँ। कह रहा देखो जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है ना फिजिक्स का, पार्टिकल फिजिक्स का, उसको समझ लो। कह रहा देखो आप ये समझते हो ना, यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग जो है वो आपके पार्टिकल्स ही हैं। कैसे पार्टिकल आपस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन बनता है, कैसे ये फोर्स करते हैं पार्टिकल्स को, कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, ये सारे के सारे ये फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। हिग्स बॉसन बॉसन ये सारा का सारा, तो अल्टीमेटली पूरा स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि देखो पार्टिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्वार्क्स को, लिप्टन्स को कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीजों को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कैसे करते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय द स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये सब इतनी बात कहते हुए फिर आपको समझ में आएगा कि देखो जी 3 तरह के फ्लेवर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉ। ये ऑसिलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर निकालते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। एंड में हाई तरह के जो एनर्जी वाले न्यूट्रिनोज होते हैं वो आपका सुपरनोवा है, गैलेक्टिक न्यूक्ली है, ब्लैक होल्स है, सन का न्यूक्लियर रिएक्शंस है, पार्टिकल डीके, अर्थ का, ये सारी चीजें हैं जो रिलीज करते हैं न्यूट्रिनोज को। प्रॉपर्टी समझो न्यूट्रिनोज की क्या होती है। देखो ये ना ट्रेवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, सबसे पहले तो ये समझ लेना, ट्रेवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। कि जैसे लाइट की स्पीड होती है ना, न्यूट्रिनोज बस उसी उसी उतने ही स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, ना ये स्केटर्ड होते हैं, ना ये ऑब्जर्व होते हैं। इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ये समझ लो एक तरह की किसी सोर्स से जा रहे हैं और एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, और इनमें इतने अबंडेंट पार्टिकल्स होते हैं दैट हैव मास इन द यूनिवर्स। और इनकी प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे तो ये एक्सीलेंट मैसेंजर होते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के। गामा रेस, कॉस्मिक रेस, सारे इन्हीं मैसेंजर्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। कह रहा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड पार्टिकल, और हिग्स बॉसन से ये डिफरेंट होते हैं। हिग्स बॉसन जो होता है वो तो इसमें ये होता है ना कि आपका उसमें तो मास भी है, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं। वो तो लार्ज हैड्रन कोलाइडर ने 2012 में निकाला, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर, स्विट्जरलैंड में पता चला। तो देखो जो मैसेंजर है सेलेस्टियल इवेंट्स के, बेसिकली वो कैसे कैसे काम करता है। न्यूट्रॉन्स देखो वीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है, दैट पॉइंट टू देयर सोर्सेज, और अल्टीमेटली उसे स्ट्रेट लाइन से गुजर के चले जाएंगे। ब्लैक होल भी है, देखो ये गामा रेस कैसी होती हैं ये। गामा रेस का मतलब है दे पॉइंट टू देयर सोर्सेज, बट ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ये ऑब्जर्व करती हैं, ये मल्टीपल इमिशंस निकाल के रखती हैं। तो देखो अर्थ के पास से ये ऐसे होते हुए गए हैं न्यूट्रॉन्स, कॉस्मिक रेस के साथ भी गए हैं, चार्ज पार्टिकल्स के साथ होते हुए निकल गए, क्योंकि ये तो चार्ज होते ही नहीं है। तो ये सारी बातें इनके अंदर आई। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ना आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी आया, क्योंकि उनके साइंटिस्ट ने कह रहा है, तो आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी करती क्या है? ये क्यूबिक किलोमीटर में न्यूट्रॉनोस को बेसिकली चेक करती है, बीनीथ द आई सरफेस से कितने कितने डिटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसका काम जानते हो क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये चेक करना कि कॉस्मिक रेस कितनी जा रही है, डार्क मैटर कितना है, न्यूट्रॉनोस की प्रॉपर्टी को ही चेक करता है। तो कह रहा है ये है कहाँ पर, मैं आपको बता दूं, साउथ पोल स्टेशन अंटार्कटिका का अमेंडसन स्कॉट करके वहां पे मिलता है साउथ पोल में। ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जर्वेटरी का काम ही यही है, क्लियर प्योर स्टेबल आइस को देखना, डिस्कवर करना, और अर्थ के सर्फेस में कितना रेडिएट कर रहे हैं वो उसकी जानकारी देते हैं ये। एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रॉन्स का तो आपका समझ लो पहला डिटेक्शन जो हुआ था 2013 में हुआ था। अब पता है देखो सवाल ये उठता है कि जो ये आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी डिटेक्ट कैसे करता है न्यूट्रिनोज को। ये पता है देखो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्शन देखते हैं दूसरे मैटर्स के साथ कैसे हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप न्यूट्रिनोज को देख भी नहीं पाओगे। तो जब न्यूट्रिनोज आइस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज सेकेंडरी पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं। फिर ना एक इमिशन होता है ब्लू लाइट का, फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें इम्बिट करके निकल कर आती हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं लाइट पैटर्न्स के, तब ये समझते हैं कि ओ ये न्यूट्रिनोज है। अब देखो ये तो चलो हमें पता चला कि न्यूट्रिनोज की स्टडी इस तरह से ही ऑब्जर्वेटरी कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिनोज की स्टडी करना जरूरी ही क्यों है?
तो कह रहा क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूनिवर्स अब इवॉल्व हो रहा है, इंसाइट लेने के लिए कि अर्ली स्टेज यूनिवर्स की अब क्या होगी, बिग बैंग के बाद अब क्या है। तो चाइना अपने सुपर कंप्यूटर तिन्हे 2 से, अब देखो पेपर में पूछ लेगा तिन्हे 2 क्या है, तो याद रखना चाइना का सुपर कंप्यूटर है जो चेक करता है, न्यूट्रिनोज को अंडरस्टैंड करता है, और उससे न्यूट्रिनोज से अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अंडरस्टैंड कर रहा है। 95% जो यूनिवर्स है हमारा वो डार्क मैटर से बना है और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर 27% है, 68% डार्क एनर्जी है। ये स्ट्रक्चर भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के स्टडी करता है। प्रोटॉन्स को पढ़ेगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम में न्यूट्रॉनोस की प्रेजेंट को देखेगा, ये देखेगा कि मैटर कैसे इवॉल्व हो रहा है। न्यूट्रिनोज इमिट पता है कैसे होते हैं? स्टार से। एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी करी है ये न्यूट्रिनोज के बारे में कि स्टार से कैसे इमिट होते हैं, ताकि सन का और ये सारे स्टार्स का जितने भी हैं नए प्लैनेट्स को डिस्कवर करने का मौका मिले। मेडिकल एप्लीकेशन बड़ी गजब की इसमें मेडिकल इमेजिंग है। कह रहा कैसे, कह रहा एक्सरे मशीन, एमआरआई स्कैन में दोनों में ही अप्लाई होता है न्यूट्रिनोज। न्यूक्लियर के प्रोलिफरेशन की मॉनिटरिंग के लिए जो प्रोसेस ऑफ फिशन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एंड इनसाइड हो रहा है, उसको जान के बताता है ये। तो डिस्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको पता चलेगा इससे। यार एग्जांपल के तौर पे यूएस यूके का कोलैबोरेशन था ना वॉचमैन करके, उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया रिमोट मॉनिटरिंग के बारे में। तो कह रहा है देखो इतने सारे फायदे हैं इसकी स्टडी करके न्यूट्रिनोज के। अदर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इसीलिए इंडिया में बनाई गई है। तो उसका पता है, इसका ये लोकेशन है बोधी वेस्ट हिल्स ऑफ थैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसका काम है यही ऑब्जर्व करना, स्टडी करना लैब्स में न्यूट्रिनोज के बारे में। चाइना का तो ट्राइडेंट मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, साउथ चाइना सी के पास से पता चलता है, वहां पर है, इक्वेटर के आसपास है। ये सब क्यों करा जा रहा है? ताकि कॉस्मिक रेज, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सारा कुछ समझने के लिए किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बैठ के अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बना रहा है और स्टडी कर रहा है न्यूट्रिनोज के बारे में। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग। नेक्स्ट टॉपिक गाइस नेक्स्ट उस वीडियो में करते हैं। अभी आप प्लीज दोनों टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझाए गए हैं। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।